जा रहा है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉप्ड, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, न्यूमोनिया है, ठीक है जी, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पेक्ट पेशेंट पर क्या होता है और फिर एक एज अ नर्स जो है हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरह डिजीज़ होते हैं पेशेंट में, ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी किस तरह ये पेशेंट में आगे जाके प्रोग्रेस होता है, और फिर इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है जी, कि इसका थोड़ा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी हम देख लें। वेंटिलेशन का एक लफ्ज़ आता है, एक रेस्पिरेशन का लफ्ज़ आता है, ठीक है जी। वेंटिलेशन जनरली मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है वेंटिलेशन, जैसे आपके रूम में वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है जी, हवा के लिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो। इसी तरह एन ह्यूमन बीइंग जब एयर इन एंड आउटसाइड ऑफ द लंग्स जाता है, आपको पता है कि इन साइड जो हवा जाती है लंग्स में, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में होती है, और जो लंग्स से बाहर की तरफ यानी जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है जी। ये जो स्पेसिफिक टर्म है रेस्पिरेशन, ठीक है जी, ये फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी है जिसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन है जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो सेल में रेस्पिरेशन होता है। यहाँ हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उसकी तरफ हम जाएंगे, तो रेस्पिरेशन को आप उस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। रेस्पिरेशन इज़ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, यानी ऑक्सीजन जब बाहर से आता है तो कैपिलरी मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होता है ब्लड में into pulmonary circulation and release of carbon dioxide molecules across the alveolar capillary membrane through the airway out into the environment, ठीक है जी। और जो हमारे जिस्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है, तो लंग्स में कैपिलरीज जो होते हैं एल्वियोलाई के ऊपर, उसमें ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होते हैं। तो लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीकिया के ब्रांक्यूल्स, ठीक है जी, इससे ब्रांकस में आता है और ट्रीकिया की मदद से ये बाहर निकल जाता है, एक्सेल होते हैं जी। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा रेस्पिरेशन परफ्यूजन, देखिए एक परफ्यूजन है एक वेंटिलेशन है। परफ्यूजन का मकसद मतलब ये है कि ब्लड जब टिश्यू के अंदर जाता है, ठीक है जी, इसको हम परफ्यूजन कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला अगर आप देख ले, ये वाला डायग्राम आप देख ले, ये एक एल्वियोलाई है ये वाला, ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई है। देखो एक एल्वियोलाई ये हो गया, ये हो गया, ये एल्वियोलर सैक है, असल में पूरा एल्वियोलाई है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर एल्वियोलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये एल्वियोलाई है, एक एक एल्वियोलाई है ये। सो ये एल्वियोलाई ही में यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई की मदद से यहाँ पर ब्रांकस से ब्रांक्यूल्स, ठीक है जी, फिर स्मॉल ब्रांक्यूल्स, टर्शरी अभी आप नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर आके का ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द एल्वियोलाई आता है, ठीक है जी। ऑक्सीजन यहाँ से आउटसाइड ब्लड सर्कुलेशन में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ऑक्सीजन इनसाइड ब्लड में आता है जी। सो एल्वियोलाई इज़ प्लेस इन द लंग्स, यानी एल्वियोलाई असल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स है, ठीक है जी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपके। प्लेस इन लंग्स वेयर एक्सचेंज अकर एंड मस्ट बी एडिक्वेटली एक्सपेंडेड बाय एयर टू हैव एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विद हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पर जब एल्वियोलाई में जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये एयर जाके आपको पता है ब्लड में क्या है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट है, जो खासकर RBC है असल उसमें हेमोग्लोबिन होते हैं, और हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, यानी हेमोग्लोबिन जो है आपके रेड ब्लड सेल में वो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है छोटी सी, ठीक है जी, जो कि कैरी करता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को, O2 को कैरी करता है, ठीक है जी। तो जिसके ब्लड में हेमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। फिर
If alveoli are expanded adequately but unable to exchange due to edema, अब expand तो ये होता है जी, लेकिन यहाँ पर पानी भर गया है, एडिमा हो गया है, ठीक है जी, तो इसकी वजह सिक्रीशन यहाँ पर ज़्यादा हो गए है, तो अब यहाँ से जो डिफ्यूजन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो बहुत मुश्किल से होगा अभी. सो वेंटिलेशन वी वेंटिलेशन के लिए एंड परफ्यूजन क्यों मिस मैच आकर, यानी वेंटिलेशन और परफ्यूजन का मिस मैच यहाँ पर होगा जी. मिस मैच किस तरह होगा जी, यहाँ पर जब पानी होता है यानी एडिमा होता है, तो यहाँ से जो वेंटिलेशन में आप लोगों ने पढ़ लिया कि इन और आउटफ्लो ऑफ एयर, तो अब ये इन और आउटफ्लो ये जी, यह तो दूसरे डिवाइस से मैं कनेक्ट हो, इसमें तो आवाज़ ठीक आ रहा है, शायद आपका नेट्स मसला हो फिर. अच्छा जी. So if alveoli are not expanded adequately despite blood flow, ventilation and perfusion mismatch will also occur. ठीक है जी, या तो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं वेंटिलाई एल्वेओलाई, ठीक है जी, या यहाँ पर एडेमा होते हैं, तो दोनों सूरतों में यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा. अच्छा जी, अब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन क्या है, इसको हम बहुत सिंपल पढ़ते हैं, ये बहुत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ये बहुत डीपली पढ़ते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, हम सिंपल इसको पढ़ते हैं, फिर जो कोर्स के मुताबिक हम डायरेक्टली डिजीज़ पे जाएंगे. सो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन क्या है, वेंटिलेशन डिपेंड ऑन न्यूरोमस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल इंटीग्रिटी, यानी न्यूरोमस्कुलर ये कि आपको पता है कि मेड्यूला ओब्लांगेटा ब्रेन में, जब ये आपको मेड्यूला जो आता है, ये मेड्यूला ओब्लांगेटा इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड पॉन्स दीज आर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है जी. मेड्यूला ओब्लांगेटा में खासकर आपका जो इनवॉल्यूटरी सिस्टम है, इनवॉल्यूटरी में आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ये कंट्रोल करता है, जो वोमिटिंग सेंटर वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है जी. और जो पॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड टू चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है जी. दिमाग से रिस्पिरेशन किस तरह कंट्रोल होता है, मेडुला ओब्लांगेटा है जी, वहाँ पर और पॉन्स है, वहाँ पर इसके लिए सेंसर लगे हुए हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के. जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जल्दी जल्दी रिस्पिरेशन शुरू करता है पेशेंट, ठीक है जी. जब ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तो वहाँ पर ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो फिर लोग जो है डीप जो है ब्रीथिंग शुरू करते हैं ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले लें. जैसे कोई एक्सरसाइज के लिए निकलता है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि वो दौड़ता है, दौड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी के लिए आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन चूँकि आप बहुत दौड़ते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन से आपको आप ज़्यादा चाहिए बॉडी को, तो इसीलिए जल्दी जल्दी रिस्पिरेशन, बंदे का सांस जो है वो फूल जाता है. फिर मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स और स्केलेटल, यानी यहाँ पर ऊपर जो लंग्स के आपको पता है, या नीचे एक डायफ्राम होता है यहाँ, ठीक है जी, यहाँ पर डायफ्राम होता है नीचे, वो एक्सपेंड भी होता है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है. यहाँ पर रिब्स है, आपको पता है लंग्स के ऊपर, इसका सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है रिस्पिरेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, ठीक है जी. सो असिस्ट एंड इन्फ्लुएंस रिस्पिरेशन जो मस्कुलोस्केलेटल है, यानी आपके जो इंटरकोस्टल मसल है, एक रिब्स और दूसरे रिब्स के दरमियान ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है जी, जो गोश होता है मसल, इसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं. ये रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट होते हैं तो अंदर लंग्स जो है इसके लिए जगह पैदा करता है. लंग्स, ये बात याद रखें, खुद रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि जब थोरेस जो है, ये हमारा जो चेस्ट कैविटी है, ये एक्सपेंड होता है तो लंग्स ओपन हो जाता है, तो इसमें एयर आ जाता है बाहर से, ठीक है जी. फिर ये जब कंट्रैक्ट होते हैं तो फिर एयर बाहर की तरफ जाते हैं. सो इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, ये डायफ्राम मैंने आपको कहा, एब्डामिनल मसल, ठीक है जी, एब्डामिनल मसल्स जो होते हैं यहाँ पर, एंड थोरेसिक मसल जो चेस्ट मसल है, ये सब रिस्पिरेशन में हेल्प आउट करता है. ये तो जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है. अच्छा जी, अब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इससे भी आप लोग बाखबर है कि इन्फ्लुएंस बाय इंट्राप्लूरल प्रेशर. इंट्राप्लूरल प्रेशर यानी जब हम सांस लेते हैं तो एक वक्त इस तरह आता है कि हमारे जो लंग्स है वो एयर से भर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर एक्सपिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब ये कि सांस जब हम लेते हैं तो ये एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ता है नॉर्मली, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये पैसिव मोमेंट होता है, ठीक है जी. ऑटोमेटिकली लंग्स जो है वो फिर एयर को बाहर की तरफ एग्जिट करता है. व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स रीचेस कैपेसिटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कैपेसिटी का मतलब ये कि जब आपका लंग्स भर जाता है इंस्पिरेशन के टाइम,
इसके बाद एक्सपिरेशन खुद ब खुद शुरू हो जाता है। सो इंस्पिरेशन इज़ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज़ पैसिव प्रोसेस, यानी जब आप इंस्पायर करते हो, एयर को इनहेल करते हो, तो इस वक्त एनर्जी लग जाती है एंड एक्सपिरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर। अच्छा जी, मोमेंट ऑफ एयर इन वन ब्रीथ इज़ द टाइडल वॉल्यूम, यानी हम जो एक सांस लेते हैं और या एक सांस छोड़ते हैं, इस वक्त जो हवा की मकदार है मिलीलीटर में, वो 500 मिलीलीटर होता है। ये बात याद रखें। आपने शायद वेंटिलेटर पे भी आप लोगों ने अगर काम किए हो तो उधर भी आपको बताता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना आप लोगों ने सेट करना है, ठीक है जी। तो वो 8 to 10 ml पर kg के हिसाब से सेट करते हैं। तो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है एक एडल्ट लंग्स का, वो 500 ml है, यानी जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं 500 ml का हम सांस लेते हैं और वही 500 ml का हम सांस फिर वापस एक्सपिरेट भी करते हैं। मोमेंट ऑफ एयर ओवर 1 मिनट इज़ मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, सो इसको कहते हैं कि टाइडल वॉल्यूम, इसको जब हम रिस्पिरेटरी रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, आर के साथ, इसको कहते हैं मिनट वेंटिलेशन, यानी 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन हो गया है जी। सो अगर टाइडल वॉल्यूम 500 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें रिस्पिरेटरी रेट के साथ, 13 है, 14 है रिस्पिरेटरी रेट जो भी है, तो इससे आपके पास आएगा, क्या आएगा जी, मिनट वेंटिलेशन, ठीक है जी। 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन, कितना एयर जो है अंदर और बाहर गया। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट इज, ये बात याद रखें, एट रेस्ट, ठीक है जी, 500 ml नॉर्मल, बट कैन इंक्रीज इफ मोर इज डिमांडेड बाय द बॉडी, ठीक है जी। इसमें फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फिर टाइडल कैपेसिटी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, बाहर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें आप जो है आहिस्ता आहिस्ता सीख लें इंशाल्लाह, तो आपका बेस जो है वो बन जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, अब तो ये तो थोड़ा एनाटॉमी अगर आप देख लें, सो ये नॉर्मली आपको पता है लेरिंग्स है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ से नीचे आपको पता है ट्रीके शुरू हो जाता है, विंड पाइप भी इसको कहते हैं, हवा की नाली, ठीक है जी। उसके ऊपर ये जो रिंग से लगे होते हैं ये कार्टिलेज है, ठीक है, ये सर्कुलर टाइप, ये जी कार्टिलेज है इसके। अच्छा, ये यहाँ पर जो ट्रीके है, ट्रीके से आपको पता है ये नीचे फिर क्या शुरू होता है, ये वाला जो पाइप है आपको नज़र आता है, ये वाला पाइप, ठीक है जी, इसको ब्रांकस कहते हैं। इन दोनों को ब्रांकियोल कहते हैं इकट्ठे, और एक को ब्रांकस। सो ये लेफ्ट ब्रांकस है और ये राइट ब्रांकस है। अच्छा जी, अब यहाँ जो ईयर आता है यहाँ पर डिवाइड होता है नीचे, इसको फिर प्राइमरी ब्रांकस कहते हैं, ये वाला, यानी ट्रीके के बाद जो पहले शुरू होता है ये प्राइमरी ब्रांकस है। इससे फिर जो दूसरे पाइप निकलता है इसको सेकेंडरी ब्रांकस कहते हैं, ये देखो ये वाला, ठीक है जी, इसको सेकेंडरी ब्रांकस कहते हैं। और सेकेंडरी ब्रांकस से फिर आगे जाके ये जो आपको येलो टाइप नज़र आता है ये वाला, इसको फिर ये वाला जो है, ठीक है, टर्शरी ब्रांकस कहते हैं, टर्शरी। और टर्शरी से फिर ये एल्वियोलर डक्ट इसको कहते हैं, एल्वियोलाई का पाइप, और इसके सिरों तक इस तरह एल्वियोलाई अटैच होता है, ठीक है जी, एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई में फिर जो है इसके ऊपर जो है छोटे छोटे धागे की तरह कैपिलरीज होते हैं ब्लड के, उससे ब्लड में और इसमें एक्सचेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आके यहाँ एल्वियोलर डक्ट से होते हुए टर्शरी ब्रांकस में, टर्शरी ब्रांकस से फिर सेकेंडरी ब्रांकस, यहाँ से फिर प्राइमरी ब्रांकस, प्राइमरी ब्रांकस से ट्रीकिया, ट्रीके से यहाँ पर जाके फिर निकलता है क्या जी, CO2 बाहर की तरफ निकलते हैं, और O2 जो है यानी ऑक्सीजन वो अंदर आके यहाँ पर ट्रीकिया, प्राइमरी ब्रांकस, इस साइड पे मैं आऊँगा, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई से फिर यहाँ पर ऊपर जो ब्लड है इसमें ये आगे डिफ्यूज़ होता है, तो इस तरह हमारे ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे जाते हैं कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा। अभी हम सबसे पहले आपको याद है हेल्थ असेसमेंट में भी इसको फिर हम डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हम हेल्थ असेसमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ जनरली आप देखें कि बायोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक डेटा है, ठीक है। आप पेशेंट का हिस्ट्री पूछ देते हो, पूरा एजुकेशन हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, इसका नाम कहाँ से आया है, ठीक है जी, पूरा आप हिस्ट्री लेते हो। चीफ कंप्लेंट क्यों आया हो जी, फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, डिस्पनिया, पेनफुल ब्रीथिंग, ठीक है जी। फिर टेकिपनिया जो मोर देन 24 ब्रेथ होता है, ठीक है जी।
फिर ब्रेडिपनिया जो कम सांस लेते हैं लेस देन 12, ठीक है जी। सो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आप पूछते हो इससे कि कुछ एलर्जीज तो आपको नहीं है, बाद लोग का एस्थमा होते हैं, एलर्जी एस्थमा, ठीक है जी। फैमिली हिस्ट्री आप पूछते हो, रिस्क फैक्टर कौन कौन से इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको डिस्पनिया होती है। सोशल हिस्ट्री आप इससे पूछते हो, कल्चर किस तरह की जगह में आप रहते हो, सोसाइटी में किस तरह, ठीक है जी। मेडिकेशन आप कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करते हो, न्यूट्रिशन के बारे में पूछते हो, खुराक आप कितने दफ़ा खाते हो दिन में, ठीक है जी, किस तरह खुराक आप खाते हो, ये सारी चीज़ें। या बिल्कुल आपको जो है लॉस ऑफ एपिटाइट है, खुराक खाने को दिल करता ही नहीं है, ठीक है जी। सो ये सारे हिस्ट्री आप लेते हो। ट्रेवल एंड एरियाज ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हो, ट्रेवल आपने कहाँ पे ट्रेवल किया, ठीक है जी। तो इससे आपको एक हिस्ट्री कलेक्ट हो जाएगी जी। अब आते हैं जी कि जेरेंटोलॉजिकल कंसिडरेशन, जेरेंटोलॉजी, ठीक है जी, ओल्ड एज वाले। एजिंग डिक्रीज रिस्पिरेटरी फंक्शन, जितना ही बंदा बढ़ापे की तरफ जाता है तो जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है तो जिसकी वजह से स्टूप पोस्चर, तो बिल्कुल वो फिर कर्व पोस्चर जो बन जाते हैं बूढ़े लोगों का, ठीक है जी। एंड डिक्रीज रिब एक्सपेंशन, अब रिब में भी इतना ताकत नहीं है इंटरकोस्टल मसल में कि वो पूरा एक्सपेंड हो जाए, ठीक है जी। इंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीजेस, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है जी, आगे और पिछले पीछे दोनों, इंटीरियर आगे पोस्टीरियर पीछे, ये जो डायमीटर है इंक्रीज होता है जी। सो फिर एल्वियोलाई पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है जी। एल्वियोलर सरफेस डिक्रीजेस, एल्वियोलाई जो सेक था आप लोगों ने पिछले स्लाइड में जो देख लिया, इसका सरफेस डिक्रीज होता है, ठीक है जी। नॉर्मल जो एल्वियोलाई था इसका सरफेस बड़ा था तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें आता था, वो ऑक्सीजन ब्लड में आता था और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाके वापस निकलता था। लेकिन अब बूढ़े लोगों में इसका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है जी, तो अब कम ऑक्सीजन आएगा। डिक्रीज इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक पावर जो था इसमें, रबर जैसी क़ुव्वत, वो ख़त्म हो जाती है इसमें। वो जब ख़त्म हो जाती है तो फिर एक्सपिरेशन एंड एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है जी। इंक्रीज एटिलेक्टेक्सिस, एटिलेक्टेक्सिस कहते हैं एक एल्वियोलाई जो है ये कोलेप्स होते हैं, यानी नॉर्मल एल्वियोलाई बिल्कुल इस तरह नॉर्मल था, अब एटिलेक्टेक्सिस में इस तरह बिल्कुल कोलेप्स हो जाता है, बिल्कुल इसके अंदर ये वाला वाल और ये वाला वाल जो है एक दूसरे के साथ लग जाता है, इस तरह कोलेप्स। जब कोलेप्स होता है तो इसके अंदर जगह ही नहीं रहता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है जी। लोअर आर्टीरियल ऑक्सीजन वैल्यूज़, यानी एबीजीज जो आप लोग करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का वैल्यू कम हो जाता है। डिक्रीज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें होती है जेरेंटोलॉजी में। इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि न्यूमोनिया में क्या क्या होता है, ठीक है। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन में इंक्रीज विद एजिंग, जितना बंदा बड़ा हो जाता है तो स्वेलविंग में प्रॉब्लम होता है जी, चीज़ें खाने में फंस जाता है, ठीक है जी, लंग्स में बाज़ दफ़ा चीज़ें जाती है इसके। एंड एजिंग में अफेक्ट पेशेंट कंफर्ट नीड्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो आप एग्जामिन करते हो पेशेंट को तो कंफर्ट नीड जो है उसको भी अफेक्ट करता है जी। अच्छा, हेल्थ प्रमोशन हम किस तरह करेंगे, जनरल जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है जी, जो COPD है, न्यूमोनिया है, चाहे एस्थमा है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं जी, स्मोकिंग सीजेशन, जो स्मोकिंग है इसको हम सीज यानी स्टॉप करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। हेल्थ हाइजीन, सफाई का ख्याल रखना। फ्लू एंड न्यूमोनिया वैक्सीन, यानी जो फ्लू के वैक्सीन आते हैं, न्यूमोनिया के वैक्सीन है, इन सब वैक्सीन को हम लोगों ने टाइम पे लगाना है। इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जनरल हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हो तो PPE का आप यूज़ करते हो खासकर आजकल। एंड स्पेशली इन द वर्क प्लेस फॉर वर्कर एक्सपोज टू एलर्जी, मोल्ड्स, बर्ड्स, बैट एंड रेट, फेसिस एंड अदर टॉक्सिन, ठीक है जी। जितने भी चीज़ें आप फेस करते हो तो PPE जो है इसको आप पहनते हो, ठीक है जी, ठीक है जी, इसका आप यूज़ करते हो ताकि आप बच जाए इस चीज़ से। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे जी, जो मेन चीज़ है यहाँ से शुरू होता है जी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसको आप लोगों ने सुना होगा, COPD भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में अब यहाँ नाम ही से आपको पता चलता है कि एक तो क्रोनिक है यानी लॉन्ग टाइम के लिए, एक्यूट नहीं है। अब एक्यूट और क्रोनिक आप हॉस्पिटल वाले बहुत ज़्यादा जानते हो कि एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए जो डिजीज़ होता है एंड क्रोनिक लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है जी, एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, पल्मोनरी में। पल्मोन कहते हैं लंग्स को, पल्मोनरी डिजीज़
लंग्स वाले वो डिजीज़ जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ज़्यादा वक्त के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है कि COPD आल्सो कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, यानी पल्मोनरी और लंग्स एक ही चीज़ है, इज़ अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूडिंग इसमें जैसे ब्रोंकियल एस्थमा, एस्थमा जो होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो ब्रांकस आप लोगों ने ऊपर देखा एनाटॉमी में, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ये जो TIS जिस चीज़ के आपको पता है साथ होता है तो इन्फ्लेमेशन, पल्मोनरी एम्पेसेमा, ठीक है। ये तीन जो है, इसमें और भी डिजीज़ है लेकिन ये मेन जो डिजीज़ है ये तीन हम पढ़ेंगे इसमें आज इंशाल्लाह। COPD इज़ इरिवर्सिबल, ये है कि ये जब एक दफ़ा क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है यानी COPD में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ये रिवर्स नहीं होता, बल्कि आप फिर केयर देते हैं सिम्टोमेटिकली ताकि पेशेंट रिलीफ हो, ठीक है। बट इट इज़ एसोसिएटेड विद परसिस्टेंट डिस्पनिया। परसिस्टेंट डिस्पनिया का मतलब ये है कि पेनफुल जो है सांस लेते हैं पेशेंट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं, ऑन एग्जर्शन का जो पेशेंट कोई काम करता है, ठीक है जी, थोड़ा चलता है या थोड़ा एक्सरसाइज करता है, ठीक है जी, एंड रिड्यूस एयर फ्लो, तो इस वक्त फिर पेशेंट को तकलीफ़ होती है जी। अच्छा, इसका थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ये तीनों के तीनों डिजीज़ का यही पैथोफिजियोलॉजी चलेगी आगे। ऑब्स्ट्रक्ट एयरवे क्लोज, यानी एयरवे जो है ज़रा पैथोफिजियोलॉजी इस तरह, एयरवे है सॉरी ये वाला, ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल ट्रीके है, ये नीचे आपको पता है कि अब ये ब्रांकस है, ब्रांक्यूल जिसको कहते हैं, ठीक है जी, और ब्रांकस से फिर आपको पता है कि सेकेंडरी ब्रांकस से फिर आपको आप पता चल गया कि टर्शरी ब्रांकस, और टर्शरी ब्रांकस के एंड पे एल्वेओलाई होते हैं। अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो एल्वेओलर डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है जी, या यहाँ पर प्राइमरी ब्रांकस जो है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, या सेकेंडरी ब्रांकस में ऑब्स्ट्रक्शन है, या टर्शरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अब उसी ऑब्स्ट्रक्शन या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है जी, एलर्जी की वजह से हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जी यहाँ पर। सो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे क्लोज एंड एक्सपिरेशन एंड ट्रैप्स एयर इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द लंग्स। ये जो डिस्टल पोर्शन ऑफ द लंग्स है, फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, ठीक है, डिस्टल जो दूर का, ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल लंग्स है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जी डिस्टल पोर्शन में, यहाँ पर आगे जाके हम एल्वेओलाई को ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, अब क्या होता है जी, ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो यहाँ पर जो एयर जमा होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन मुश्किल अंदर आएगा, ठीक है जी। सो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हाइपोवेंटिलेशन यानी कम वेंटिलेशन, कम रिस्पिरेशन। जब कम रिस्पिरेशन होगा तो आपके ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएंगे अंदर, अब एसिडोसिस होगा जी, CO2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जहाँ पर आप देखिए CO2 जमा होगा, क्योंकि CO2 को तो निकलना था बाहर यहाँ इस तरह, अब चूंकि रास्ता बंद है, जब रास्ता बंद है तो ये तो अगर एक तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये तो कंप्लीट नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो निकलते हैं लेकिन ज़्यादा अंदर जमा होता है, तो अंदर एसिडोसिस काज होगा, तो और मसाइल आप बनेंगे जिस्म में, बॉडी में, ठीक है जी। सो PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ेगा अंदर। एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग, परफ्यूजन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है अब ब्लड में नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी, तो ब्लड हमारा प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। जब प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा तो जिस्म में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि दिल को आपको पता है हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ताकि हार्ट को पूरा ब्लड मिले तो हार्ट पंप आउट करे, अब मसाइल बढ़ेंगे। एंड हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार वो कम हो जाएगी, यानी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। एडिमा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल लीड्स टू ब्रोंकियल वॉल इन्फ्लेमेशन एंड थिकनिंग। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, एडिमा, ठीक है जी। फ्लूइड एक्यूमुलेशन वो यहाँ पर होगा जब फ्लूइड एल्वेओलाई का ये जो सेग है इसके अंदर फ्लूइड आ गया इस तरह, जब फ्लूइड आ गया तो अब इस फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड भी मुश्किल बाहर निकलेगा, यानी यहाँ तक एल्वेओलाई में, और यहाँ एल्वेओलाई से ऑक्सीजन ब्लड में भी मुश्किल अब आएगा जी, अब मसला बढ़ेगा। एयरवे enlargement, loss of elastic recoil in the alveoli, trap air, limit outflow। एयरवे enlargement क्या होगा जी,
बड़ा क्यों होगा, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन बाहर से तो आएगा, ठीक है, लेकिन अब जाने का रास्ता नहीं है, ताकि ब्लड में किस तरह जाए, अंदर तो फ्लूइड है, तो अब ये एक्सपेंड हो जाएगा। एंड एंजाइम कॉल्ड प्रोटिएसिस, ये एक एंजाइम है, ठीक है जी। ये फिर इलास्टीन जो है, ये इलास्टीन वगैरह ये सारे इलास्टिक प्रोटीन है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर इलास्टिक बनाता है एल्वियोलाई को, तो ये प्रोटीएज एंजाइम इलास्टीन को ब्रेक डाउन ख़राब करेगा, सो इससे काजेज एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन, एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सूखी पड़ जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें वो रबर वाली कुव्वत जो है ख़त्म हो जाती है, इलास्टिक पावर, तो इससे फिर डिफ्यूजन नहीं होगा, ऑक्सीजन जो डिफ्यूजन है, ठीक है जी। तो ये मेन फिजियोलॉजी है। अब ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ पर आप गौर से देख ले, ये नॉर्मल एयरवे है, ये वाला जो आपको नज़र आता है, यहाँ एक बड़ा सुराख है अंदर, आराम के साथ जब ऑक्सीजन वहाँ यहाँ से आता है, यहाँ से अंदर जाके ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आता है जी, ठीक है जी, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वापस निकलता है। अब यहाँ आप देखिए रिलैक्स स्मूथ मसल है ये। अब यहाँ एस्थमेटिक एयरवे, देखिए एस्थमा में आप देखो इन्फ्लेम हुआ है, जब इन्फ्लेम हुआ है तो एयरवे थोड़ा तंग हो गया है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, वॉल इन्फ्लेम्ड है। और यहाँ पर एस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल इतना तंग हो गया कि बहुत कम हवा जो है अंदर आ जाएगी आप, और अंदर से बाहर आएगी, टाइट एंड स्मूथ मसल इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में इस तरह के मसाइल होते हैं जी। ये एक डायग्राम है आपके समझने के लिए, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी हम एस्थमा, ब्रैंकल एस्थमा की तरफ आप जाते हैं, COPD में ब्रैंकल एस्थमा भी आता है, ठीक है जी। सो ब्रैंकल एस्थमा में क्या होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी वैसे सेम जैसे ऊपर हमने क्रोनिक में पढ़ा, ऑब्स्ट्रक्टिव में। एस्थमा इज क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रैंकियल एयरवे, ये जो ब्रैंकियल एयरवे का ये जो लाइनिंग है ये वाला, ठीक है जी, इसका इन्फ्लेमेशन होता है। Cells that line the bronchi release chemical that cause inflammation when they are stimulated by irritant and allergen। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर ल्यूकोट्राइन्स भी होते हैं, ये केमिकल मीडिएटर है, ठीक है। हिस्टामीन के नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिस्टामीन भी यहाँ पर होते हैं, मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है जी, वो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। When the airway is inflamed, swollen or narrowed, जब एयरवे इन्फ्लेम हो जाता है, इसके बाद वो स्वेलअप होते हैं, और जब स्वेलअप होते हैं तो फिर तंग पड़ जाती है जी, ठीक है। इट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू थिंग्स दैट में ट्रिगर एन एस्थमा अटैक। अब जो बाहर से कुछ एलर्जिन वगैरह आता है तो वो आसानी के साथ यहाँ चिपक जाएंगे। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय टाइटनिंग एंड नेर्विंग ऑफ द सराउंडिंग मसल ब्रांकोस्पाज्म। ये जो ब्रांकस के मसल है इसमें स्पाज्म होता है, ये आपको स्पाज्म नज़र आता है ये वाला, तो ब्रांकोस्पाज्म होता है। सो इन सम केसेस म्यूकस ग्लैंड इन द एयरवे सीक्रेट थिक म्यूकस विच फर्दर ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे। यहाँ पर आपको पता है ग्लैंड्स है, वो म्यूकस को सीक्रेट करता है और वो फिर थिक म्यूकस को सीक्रेट करता है, तो वो और भी फंस जाता है, तो और भी मसला जो है वो बढ़ जाती है। अब एस्थमा का, ब्रोंकियल एस्थमा का साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अब साइन आपको पता है, साइन वो चीज़ है जो आप देखते हो पेशेंट में, सिम्टम जो पेशेंट आपको बताता है। साइन में ऑनसेट ऑफ एन एस्थमा अटैक इज सडन, ठीक है जी, अचानक होता है। द पर्सन एक्सपीरियंस कफिंग, क्योंकि एयरवे तंग हो जाता है तो पर्सन को कफिंग, ठीक है जी, इरिटेट होता है बार बार एयरवे, जिसके नतीजे में कफिंग करता है। व्हीजिंग, ठीक है जी, वो जो सीटी सी आवाज़ आपको सुनाई देगी। फिर अगर आप लोगों ने तो देखे होंगे मरीज़ को, बहुत ज़्यादा मरीज़ आप लोग देख चुके होंगे भी, ठीक है। एंड इसुबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी पेशेंट में आपको नज़र आएगा, क्योंकि एयरवे तंग है तो अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जी। इसके बाद एंड चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। द इंडिविजुअल में बी वेरी पेल एंड डिस्पनिक, पेल यानी इसका कलर पेल क्या होगा जी, ऑक्सीजन आपको क्योंकि कम हो गया है ब्लड में। एंड डिस्पनिक, डिस्पनिक मतलब डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, स्पेशली ऑन एक्सपिरेशन। एज द अटैक सबसाइड्स, जैसे ही अटैक कम हो जाता है, द पर्सन में कफ अप थिक एंड वाइट म्यूकस, ठीक है जी, वाइट म्यूकस होता है अंदर जो सिक्रीशन है, इसको फिर वो जो कफिंग करता है उसमें बाहर निकलता है। एस्थमा अटैक में भी ओकेजनल और फ्रिक्वेंट, या तो कभी कभी होता है या बहुत जल्द होता है, बट द इंडिविजुअल इज ऑफन सिम्टम्स फ्री बिटवीन एपिसोड, यानी एक एपिसोड से लेकर दूसरे एपिसोड के दरमियान जो टाइम होता है इसमें वो साइन या सिम्टम्स फ्री होता है। फॉर एग्जांपल आज एक पेशेंट को अटैक हो गया
आज फिर ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वीक में इसको जब अटैक होता है तो आज और नेक्स्ट वीक में दरमियान में जितने भी दिन है इन दिनों में पेशेंट ठीक रहेगा। ठीक है जी। पुअरली मैनेज एस्मा विद फ्रिक्वेंट अटैक में लीड टू एम्फीसेमा। एम्फीसेमा आगे आप जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब एस्थमा को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है तो इससे फिर ये एम्फीसेमा बनेगी। एम्फीसेमा में फिर वो इलास्टिसिटी ये सारी चीज़ लॉस हो जाएंगी और सुकड़ पड़ जाएंगी ये जो एल्वेओलाई है। ठीक है जी। फिर यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा प्रॉपरली। मेडिकेशन यूज़ फॉर ट्रीटिंग एस्थमा, यही मेडिकेशन एम्फीसेमा में भी देंगे हम। ठीक है जी। और यही मेडिकेशन हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी देंगे, जो एंटीबायोटिक है। ख़ास कर ब्रोंकाइटिस में हम एंटीबायोटिक देंगे इसके साथ साथ, और ये जो मेडिकेशन है ये आप रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए याद रखें, ये जितने भी है। ठीक है जी। सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, यानी एसिटाइल कोलिन के ख़िलाफ़। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब चूँकि ये चीज़ें सामने आते हैं, ये जाके लंग्स में अपने रिसेप्टर के साथ जब अटैच होते हैं तो ये ब्रांकियो कंस्ट्रक्शन काज करते हैं, यानी ब्रांकस के जो नाली है उसको तंग करती है। अब हमें तो ब्रांकस की नाली खुली होनी चाहिए इस सूरत में। ठीक है जी। तो इसलिए हम एसिटाइल कोलिन जो है इसके इनहिबिटर देंगे। दीज ब्रांकियोडाइलेटर्स वर्क ऑन द नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एयरवे साइज। एयरवे साइज जैसे एट्रोफिन, आप लोग इससे वाकिफ़ है, वो डायलेशन काज करती है। ठीक है जी। और एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये भी वेजोडाइलेटर है आपके हॉस्पिटल में, ये एटम के नाम से आता है जी। ठीक है जी। आप कंफर्म कर, लेकिन एटम के नाम से ये आता है। एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड निबुलाइज भी करते हैं पेशेंट को इससे। ठीक है जी। और इससे जो एयरवे है लंग्स में, ये जो प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी और टर्शरी अगर आपको याद हुआ अभी, वो खुले रहते हैं। ठीक है जी। तो इससे फिर जो ईयर है आसानी के साथ अंदर जाती है जी। एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एटम के नाम से जो आते हैं। दूसरा हम देते हैं बीटा एगोनिस्ट। बीटा रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो बीटा 2 रिसेप्टर का काम ये है कि ये नॉर्मली लंग्स को डायलेट रखता है। जब हम रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं फिर लंग्स जो है वो ब्लॉक होते हैं, कंस्ट्रक्ट। एंटीकोलिनर्जिक ये है कि एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जी। वो जब लंग्स में आके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं एसिटाइल कोलिन, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नालिया को तंग करते हैं नॉर्मली। ठीक है जी। अब चूंकि यहाँ पर तो पेशेंट नॉर्मल नहीं है, COPD का पेशेंट है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो एयरवे है वो कंस्ट्रिक्ट ना हो बल्कि डायलेट हो, खुला हुआ हो। ठीक है जी। तो इसके लिए हम जाके पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, यानी एसिटाइल कोलिन के ख़िलाफ़, ताकि एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करे। जैसा एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, एट्रोपिन है, एटम के नाम से जो आते हैं। एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन अटैच होते हैं, ये एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इस तरह फॉर एग्जांपल लंग्स है ये। ठीक है। नॉर्मली जो है पेशेंट में ये इस तरह होते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा और खुला कर ले, तो यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन अटैच होता है यहाँ। लेकिन जब हम ये एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देते हैं तो ये आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। जब अटैच होते हैं तो अब एसिटाइल कोलिन के लिए जगह नहीं रही यहाँ पे, तो अब ये जो एयरवे है ये डायलेट होगा इस तरह, देखा, ये बड़ा हो जाएंगे इस तरह। ठीक है जी। तो अब हवा आसानी के साथ अंदर आएगी यहाँ पर, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अच्छा, इसके बाद है बीटा एगोनिस्ट। दिस मेडिकेशन डायलेट ब्रोंकियल एयरवे। बीटा रिसेप्टर, मैंने आपको कहा बीटा 2 रिसेप्टर है, वो डायलेट करता है। जैसे इसलिए प्रोप्रेनालोल अगर है, आपने नाम सुना होगा एंडेराल का, तो वो प्रोहिबिट है। ठीक है जी। कंट्राइंडिकेट है इन एस्थमा, क्योंकि वो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एल्ब्यूटेरॉल वेंटिलोन के नाम से आते हैं, एफिनेफ्रिन एड्रेनालिन के नाम से भी आते हैं। ठीक है जी। टर्ब्यूटलिन सल्फेट, इसके सिर्फ भी आते हैं इंजेक्शन वगैरह। ठीक है जी। टर्ब्यूटलिन, तो टर्ब्यूटलिन ये सब क्या करते हैं, ये ब्रांकियोडाइलेशन काज करते हैं, ब्रांकियोडाइलेशन। ठीक है जी। रास्ते को खुला करते हैं इस तरह। सो ब्रांकियोडाइलेशन जब काज होगा इस तरह, ठीक है, ये ब्रांकियोडाइलेशन, तो एल्वेओलाई में एयर का जो आना वो आसानी के साथ होगा जी। अब तीसरे हम कार्टिकोस्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड, आप लोगों ने जनरल नाम सुना है कि बिक्लोमिथासोन, डेक्सामिथासोन। ठीक है। हाइड्रोकार्टिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन का नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्टिसोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोकार्टिसोन हाइजोनेट के नाम से जो आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करते हैं जी।
इन्फ्लेमेशन का एक पूरा प्रोसेस है। इन्फ्लेमेशन किस तरह स्टॉप होता है? इन्फ्लेमेशन में आपका हिस्टामिन रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं, ल्यूकोट्राइन रिलीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें। ये फिर साइक्लिक एमपी एक प्रोसेस है पूरा, उससे ये इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करते हैं। तो जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन स्टॉप होती है तो ये वाला एरिया जो है ये खुल जाती है फिर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में आपको पता है कि स्वेल अप होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, ठीक है जी। स्वेलन, जब कोई जगह स्वेल हो जाते हैं तो इसमें आपको पता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ये सारी चीज़ें देते हैं। अच्छा जी, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एक केमिकल है, ठीक है जी। ये केमिकल मीडिएटर है, ये भी जाके इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो आप लोगों ने मॉन्टिका का, ये जो मेंटिलिकास्ट आता है मॉन्टिका, ठीक है जी, या दूसरे नाम से भी आते होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो इसका काम क्या है? ये ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर है, ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट करता है। जब ल्यूकोट्राइन इनहिबिट होता है तो फिर लंग्स जो है उसमें ये जो कंस्ट्रक्शन है, इन्फ्लेमेशन, ये कम हो जाती है, तो लंग्स डायलेट रहता है, यानी ये जो ब्रांकस है, ब्रांक्यूल, ये डायलेट रहते हैं। एंड ज़ाइफिलोकास्ट, ये दोनों जो है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर है। इसके नाम आप लोगों ने सुना है, लेकिन ये काम क्या करता है आप ये अब सीख ले यहाँ पे। मिथाइलजेंथीन आप लोगों ने, ये भी ब्रांकियोडायलेटर है। आप लोगों ने एमिनोफाइलिन, ट्यूफाइलिन रेसिसिटेशन में भी यूज़ होता है, जो खासकर न्यूनेटल आईसीयू में अगर आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है। दिस ब्रांकियोडायलेटर रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रांकियल्स। ये जो ब्रांकियल के स्मूथ मसल है ना, यहाँ पर स्मूथ मसल्स रखे होते हैं ब्रांकियस के, ठीक है जी, स्मूथ मसल यहाँ पर, इसको ये डायलेट करता है। रिलैक्स का मतलब डायलेट होता है, तो ये जगह ओपन हो जाती है इस तरह, ठीक है जी। तो हवा अंदर आसानी के साथ जाएगी। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, मास्ट सेल जो होता है, मास्ट सेल में अंदर आपको पता अगर नहीं है तो आप समझ लें कि इसमें हेपरिन होता है। अब हेपरिन आप जानते हो कि ब्लड थिनर है, ठीक है जी, एंटीकोआगुलेंट है असल में, कोआगुलेशन को स्टॉप करता है ताकि कोआगुलेशन ना हो। और दूसरा होता है हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन जब फिर हम देते हैं, आप लोग उसके नाम से सुना, ठीक है जी। सो दिस एजेंट इनहिबिट एलर्जिन, यानी हिस्टामिन वगैरह, इसको इनहिबिट करता है सेल के अंदर, ये मास्ट सेल से नहीं निकलेंगे। एंड ट्रिगर रिलीज ऑफ हिस्टामिन, इसको इनहिबिट करता है हिस्टामिन रिलीज को। एंड स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस यानी ल्यूकोट्राइन फ्रॉम द मास्ट सेल, जैसे क्रोमोलिन सोडियम, ठीक है। ये असल में इनहेलर भी आता है, थ्रोनेजल देते हैं, ठीक है। तो जब हिस्टामिन नहीं निकलेगी तो इन्फ्लेमेशन यहाँ पर कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो ये रास्ता खुले रहेगी, ठीक है जी। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो ये वाला जगह जो है ये खुले रहेगी इस तरह, ठीक है जी। तो फिर आसानी के साथ एयर फ्लो होती है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं टीचिंग प्लान फॉर एस्थमा। ये मेडिसिन जो है आप लोग देखेंगे, इसको आप याद करेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। टीचिंग प्लान ये होगा कि हैव एन एक्शन प्लान फॉर एस्मा मैनेजमेंट, आप पेशेंट को टीच करते हो जी कि क्या करना है आपने, ठीक है जी। एक्शन प्लान आपने बनाया, नो व्हाट मेडिकेशन यू आर यूजिंग, ठीक है जी। पेशेंट को आप बताएंगे कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, ये इस टाइम लेना है। यूज़ द पीक फ्लो मीटर टू डिटरमिन हाउ योर लंग्स आर फंक्शनिंग, ठीक है जी। पीक फ्लो मीटर, ये जो फ्लो मीटर 3 मिली लीटर का जो ऑक्सीजन है पर मिनट आप लोगों के जो गेज लगा होता है ऑक्सीजन का। चेक विद योर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट सिचुएशन इन विच यू शुड स्टार्ट एडिंग और चेंजिंग मेडिकेशन, नोटिफाई द प्रोवाइडर और सीक इमरजेंसी केयर। पेशेंट को आप बताते हो कि अगर आपको फिर मसला हो जाता है तो आप अपना प्राइमरी जो केयर प्रोवाइडर है, यानी जो डॉक्टर है जिससे आप चेकअप करवाते हो, इसको आप आगाह करेंगे, हॉस्पिटल आप जाएंगे, ठीक है जी। एंड नो व्हाट ट्रिगर्स योर एस्थमा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपका एस्थमा ज़्यादा करता है। यानी बाज़ लोग साबुन से कपड़े धोते हैं, यहाँ तक भी मसले आए हैं, ठीक है जी। बाज़ लोग जो है ये जो बाहर का मौसम जब आता है, ख़ासकर ये जो फूल होते हैं इससे ट्रिगर हो जाते हैं। बाज़ लोग कुछ खाने इस तरह है, इससे नट्स वगैरह खाने से इनको एस्थमा होता है। तो आप पेशेंट को कहते हो कि इस चीज़ को आप मालूम करें और फिर इसको आप अवॉइड करें ताकि आपको ये मसला ना हो। रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर यूजिंग अ स्टेरॉइड इनहेलर टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन ऑफ द माउथ। ये जो मीटर डोज इनहेलर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है जी। अक्सर एस्थमेटिक लोगों के पास अपना मीटर डोज इनहेलर है और आपको भी ये पता होगा कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है जी। इसके अंदर फिर वो अपने मेडिसिन रखते हैं, यानी जो वेंटोलिन है, एल्ब्यूटेरॉल वगैरह वो रखते हैं, और एट द टाइम ऑफ अटैक वो इसको फिर इनहेल करते हैं। रिंस योर इनहेलर माउथ पीस डेली,
ताकि इन्फेक्शन ना हो। टेक योर मेडिकेशन ऑन टाइम, अपने जितने भी मेडिकेशन है प्रॉपर टाइम पे लिया करो, आप इनको टाइम बताएंगे। यूजिंग मेडिकेशन रेगुलरली हेल्प्स टू प्रिवेंट डिफ़िकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशन। अगर आप अपने मेडिसिन दवाइयाँ टाइम पे यूज़ करते हो तो आपके तकलीफ़ जो है वो कम रहेगी। ठीक है जी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं क्रोनिक ब्रांकाइटिस। अब ये भी वही सेम चीज़ है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। क्रोनिक ब्रांकाइटिस इज़ मोर सीरियस देन एक्यूट ब्रांकाइटिस, क्योंकि क्रोनिक ब्रांकाइटिस एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। It is often develops so gradually that the person disregard its most significant symptoms, a chronic cough. लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को क्रोनिक कफ होता है। ठीक है जी। अब एस्थमा में क्या है, डेली कफ नहीं होता है लेकिन अटैक आता है जी। ठीक है जी। एस्थमा में भी टाइप्स है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम कफ्स होता है पेशेंट का और पेशेंट इसको इग्नोर करता है। सो कंसिक्वेंटली द डिजीज इज फर्मली एस्टेब्लिश्ड बिफोर द पर्सन डिसाइड दैट द ट्रीटमेंट इज नीडेड। पेशेंट जब अपना इलाज मुआलजे की गौर करता है तो तब तक डिजीज़ जो है फैल चुका होता है, मतलब ये है। सो क्रोनिक ब्रांकाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ COPD एंड इट यूजुअली लीड टू पल्मोनरी एम्फिसेमा। यहाँ से रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट ब्रांकाइटिस में लीड टू अ क्रोनिक कंडीशन and or it may develop after an acute respiratory infection such as influenza or pneumonia. न्यूमोनिया इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, इन्फ्लुएंजा था इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया। अब यही छोटे छोटे डिजीज़ जाके इस बड़े डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे COPD में। अब COPD के काजेज़ क्या है, आप सब लोगों को पहले भी मैंने बताया कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकियल इरिटेशन। ब्रोंकियल इरिटेशन में ये जो सिगरेट स्मोकिंग है ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एंड एयर पोल्यूशन में आल्सो रिस्पॉन्सिबल, एयर पोल्यूशन जो गंदा हवा होती है, ठीक है जी, तो उससे भी होता है लोगों को, खासकर फैक्ट्री वगैरह में, इस तरह के फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं। पीपल एक्सपोज टू इरिटेटिंग डस्ट और केमिकल सीम्स मोर लाइकली टू डेवलप ब्रोंकाइटिस। डस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो गंदगी वगैरह होते हैं, मिट्टी वगैरह से जो डस्ट उठता है, या जो लोग बोरिंग में काम करते हैं, ठीक है जी, कोयला खान में या जहाँ पे भी रोड साइड पे ये जो स्टोन वाले मशीन नहीं होते जिससे स्टोन को वो तोड़ते हैं, ठीक है जी, इसका जो धुआं है ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इफ़ अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस बट इज़ मोस्ट कॉमन इन पर्सन ओल्डर देन 40 ईयर, क्योंकि इससे पहले बंदा जवान होता है, सेहतमंद होता है तो कम होता है, इसके बाद बंदा कमज़ोर पड़ता है तो ये डिजीज़ इसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। साइन एंड सिम्टम्स क्रोनिक ब्रांकाइटिस के क्या होंगे वही तकरीबन, लेकिन क्रोनिक ब्रांकाइटिस बिगिन विद अ ड्राई कफ। एस्थमा में सडन अटैक हुआ करता था, अब यहाँ पर ड्राई कफ शुरू होता है। सबसे पहले तो ड्राई कफ लॉन्ग टाइम के लिए, इसके बाद ये फिर ड्राई कफ जो है ये प्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा, लेकिन शुरुआत इसकी ड्राई कफ से होता है। दैट इज़ मोस्ट सिवियर व्हेन द पर्सन राइजेज इन द मॉर्निंग। जब बंदा सुबह उठता है तो ये बहुत सीवियर होता है, ठीक है जी, क्योंकि इसका जो इन्फ्लेमेशन है, जितने भी सिस्टम है वो बहुत एक्टिव होता है, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है, ठीक है जी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो फैलता है तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कफ होता है इसको, क्योंकि वो जब आप लेट जाते हो तो ये कफ फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, पोजीशनिंग होते हैं ना, जब बैठ जाते हो तो फिर ये कफ कम होते हैं। एज द टाइम गोज ऑन द पर्सन कफ अप म्यूकस एंड पस। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो पेशेंट के कफ में म्यूकस और पस आना शुरू हो जाता है। पस तो आपको पता है यही अलामत है कि अंदर कुछ इन्फेक्शन है। सम टाइम विद स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड के छोटे छोटे स्ट्रीक्स भी आते हैं, सम टाइम खून भी आता है, मतलब ये यानी अब इन्फेक्शन यानी जो ज़ख़म बना हुआ है इससे खून भी निकलना शुरू हो गया है अंदर। इस भी बिकम अपेरेंट विद एक्सर्शन, इस भी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे थोड़ा पेशेंट कदम लेते हैं, थोड़ा एक्टिविटी करता है तो ये भी शुरू हो जाती है। एज द डिजीज़ प्रोग्रेसिस इट परसिस्ट इवन व्हेन द एडवाइजर इज क्वाइट। जैसे जैसे डिजीज़ आगे बढ़ जाती है तो डिजीज़ जो है फिर पेशेंट रेस्ट में होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को तकलीफ़ होता है। The client history of cough as well as his or her living habits help the physician in making a diagnosis। ठीक है जी, हिस्ट्री से ही फिर पता चलता है। CXR यानी चिक्स एक्सरे जो है, फ्लोरोस्कोप एग्जामिनेशन वगैरह एंड स्पूटम टेस्ट आल्सो एड इन डायग्नोसिस। ये तो बहरहाल फिर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है। तो ये क्रोनिक ब्रांकाइटिस था, उसमें भी हम चूँकि ब्रांकाइटिस है तो इसमें फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक है। हम स्लो जनरेशन से शुरू करते हैं, डायरेक्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं जाते। बेहतर ये है कि आप सबसे पहले ब्लड कल्चर हो कि कौन कौन से एंटीबायोटिक है जिसको पेशेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अगर नहीं है तो फिर आप अपने चॉइस के एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लाइन जो एंटीबायोटिक है सिपालोस्पोरिन के जो फर्स्ट जनरेशन है, इसको नहीं है तो वहाँ से शुरू करते हैं, नहीं तो सेकंड से, थर्ड से, ठीक है जी।
दैट से जैसे सेफ्ट्रैक्सोन सेफिक्साइम वगैरह पे डालते हैं पेशेंट को एंटीबायोटिक। अच्छा लास्ट वन पल्मोनरी एम्पेसिमा। पल्मोनरी एम्पेसिमा इज़ एबनॉर्मल, ये एक ही डिजीज़ है तकरीबन, एस्थमा, ये क्रोनिक ब्रांकाइटिस, एम्पेसिमा, लेकिन ये एक डिजीज़ जब प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो तो इससे दूसरा डिजीज़ बनता है। अब यहाँ पर एम्पेसिमा में आप नॉर्मली देख ले, यहाँ पर आप देख ले ये एल्वियोलाई है, नॉर्मली बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर इसका जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सुकड़ गई है ये जो एल्वियोलाई है। यहाँ पर आप देख ले वाल बिल्कुल इस तरह ख़राब हुए हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए जब स्वेलअप होते हैं इसके बाद इसमें पानी जमा होते हैं तो इसका इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। पल्मोनरी एम्पेसिमा इज़ एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एल्वियोलाई, परमानेंट एनलार्जमेंट एंड एल्वियोलर डक्ट, ये जो डक्ट निकलता है, ठीक है, एल्वियोलाई का पाइप, विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स, एल्वियोलर जो वॉल्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है वक्त के साथ साथ। यहाँ पर देखें इंटैक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ जो ख़राब एल्वियोलाई में ये वॉल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है जी, which result in lack of elasticity and it is form of COPD. In emphysema, air that is normally exchanged become trapped in the alveoli. Normally जो एयर आपको पता है यहाँ पर आता है एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है, लेकिन जो एयर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बाहर जाने के लिए तो रास्ता नहीं है, क्योंकि बाहर जाने का मतलब है इसके ऊपर ब्लड विजल है एल्वियोलाई के ऊपर, ठीक है। तो ऑक्सीजन को आप चाहिए था कि ब्लड विजल में आता और कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए था कि ये ब्लड विजल से एल्वियोलाई में जाता, लेकिन अब अंदर आपको पता है एडेमा है, तो अब जो है ऑक्सीजन यहाँ पर ही रहेगा, तो लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टेंड हो जाएगा और लॉन्ग टाइम डिस्टेंशन से इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। सो द क्लाइंट इज़ अनएबल टू एक्सहेल, एक्सहेल नहीं कर सकता, द लंग्स बिकम डिस्टेंडेड एंड द मसल्स सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन बिकम लेस इलास्टिक। तो मसल्स जो है इसको भी ब्लड नहीं मिलता, ठीक है जी, यानी जो एल्वियोलाई है इसके जो मसल है ऊपर इसको भी ब्लड नहीं मिलता, जाके ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन, ये हार्ट को भी ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं मिलेगा, तो अब मसला जो है और ख़राब हो जाएगा। द कंडीशन वर्सन एज मोर एंड मोर एयर बिकम ट्रैप्ड इन द एल्वियोलाई, वक्त के साथ साथ जितने ज़्यादा एयर एल्वियोलाई में फंस जाती है यानी ब्लड में नहीं जाती तो इससे कंडीशन और ख़राब हो जाता है, क्योंकि दिल को भी आपको पता है ब्लड की ज़रूरत है, अगर दिल को ब्लड नहीं मिला तो दिल तो फिर अपना ब्लड प्रेशर जो है वो गिराएगा, ठीक है जी। तो जब ब्लड प्रेशर गिर जाएगी तो बॉडी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगी, तो और भी बॉडी के मसाइल जो है बढ़ेंगे, इसके साथ साथ एडेमा शुरू हो जाएगा और भी। एज अ रिजल्ट द हार्ट मस्ट वर्क हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी एंड गेट ऑक्सीजन टू द मसल एंड अदर बॉडी टिश्यूज। सो द एंड रिजल्ट ऑफ एम्फिसेमा इज ऑफन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर, क्योंकि जब लंग्स में प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो अब दिल की तरफ, यानी फॉर एग्जांपल ये लंग है, ठीक है जी, अब इस लंग से यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता दिल को, तो अब दिल में जो है वो भी मसले बढ़ेंगे अब, क्योंकि दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से आपको पता है एओर्टा निकलती है, एओर्टा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या देता है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ये एओर्टा है। अब जब दिल के मसल को खुद ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो अब पंप जो है ये इसका असर पड़ेगा, यानी जो पंपिंग पावर ऑफ हार्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इस तरह के कंडीशन होंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एम्फिसेमा के? द फर्स्ट सिम्टम ऑफ एम्फिसेमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आफ्टर एक्सर्शन, एज द कंडीशन प्रोग्रेस द पर्सन हैज परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड अदर सिम्टम इंक्लूड वीजिंग एंड क्रोनिक कफ, वही सारी चीज़ें। द पर्सन इज पेल, अब कलर चूँकि इसका चेंज तो होगा ही। द पर्सन इज़ अफ्रेड टू लाई डाउन, क्योंकि जैसे बेचारा लेट जाता है तो वापस जो है सांस इसका बंद हो जाता है। सो ही और शी सेट्स अप लीनिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रैक्टिंग द नेक मसल विद एवरी ब्रीथ, जैसे सांस लेते हैं तो अपने जो नेक है इसको भी हरकत देते हैं क्योंकि तकलीफ होते है पेशेंट को। द पर्सन आल्सो रेजेस द शोल्डर गर्डल एंड शोज रिट्रैक्शन अबाउ द क्लेविकल व्हेन ब्रीथिंग, जैसे आप कोई शर्ट वगैरह पहनता है तो अपने शोल्डर को ऊपर नीचे करता है, इसी तरह ये बेचारा चूँकि सांस की तकलीफ़ की वजह से जो है ये भी इस तरह करेगा। द चेस्ट बिकम बैरल शेप्ड बन जाते हैं एंड द इंडिविजुअल लुक्स एंजियस, ठीक है जी। इन द एडवांस स्टेजेस कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है, एक्युमुलेट इन द ब्लड एंड द पर्सन बिकम रेस्टलेस एंड ड्राउजी, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो जाएगा ब्लड में।
सो द डिजीज़ रन एट कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, कई साल तक ये चलता है और पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है। प्रिवेंशन के लिए वही चीज़ है कि सबसे पहले आप लोग कंडीशन को देखेंगे, जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आप देंगे पेशेंट को, ठीक है जी, बिकॉज चेंज इन लंग टिश्यू और ब्लड विजल ऑफ द लंग्स आर इरिवर्सिबल। आप डिजीज़ को आप ट्रीट नहीं कर सकते, आप प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट की जितनी बाकी ज़िंदगी है आराम से गुजरे। दिस मीन फॉर वन थिंग अलर्टिंग द पब्लिक टू द डेंजर साइन सच एज मॉर्निंग कफ। आप लोगों को कहते हो कि अगर आपको मॉर्निंग कफ है भाई, ड्राई कफ है, तो उसी वक्त आप अपना एक्सरे वगैरह सब कुछ कर ले, ताकि स्टार्ट में ही इन्फेक्शन को स्टॉप किया जाए। बाद में जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुश्किल होता है। अब आता है आपके जो नर्सिंग लोगों का काम किया होगा, मेन चीज़ जो है, सो जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ COPD क्या होगा जी, इसी को हम इंशाल्लाह पढ़ के ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये यूनिट आज ख़त्म नहीं हो रहा है। इस यूनिट के 2 टॉपिक और भी रह जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में वो कवर करेंगे, तो आज इसको ख़त्म करते हैं। ये 3-4 स्लाइड रहते हैं। खैर, जनरल मैनेजमेंट ये होगा कि एवॉइडेंस ऑफ इरिटेंट, जैसे स्मोकिंग को आप अवॉइड करेंगे, एलर्जीन्स, जिस चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स अगर है तो इससे भी पेशेंट को आप कहेंगे कि अवॉइड करें इसको। यूज़ ऑफ मेडिकेशंस जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, एट्रोपियम ब्रोमाइड, एल्ब्यूटेरॉल जो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है जी, एक्सपेक्टोरेंट आप देते हैं, एसिटाइलसिस्टीन वगैरह, ये जो म्यूकोलेटर्स एचेस्ट के नाम से आते हैं, लिक्विफाइंग एजेंट्स देते हैं, ठीक है, ताकि लिक्विफाई करें म्यूकस को, ये जो नॉर्मल सलाइन वगैरह ड्यूरिंग सक्शनिंग टाइम डालते हैं, ठीक है जी। पोस्टरल ड्रेनेज करते हैं, यानी पेशेंट का फिजियोथेरेपी करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ताकि म्यूकस वगैरह निकले अंदर से आसानी के साथ। सक्शन भी करते हैं बास टाइम। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, आप फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज इसलिए करते हो ताकि जो थिक म्यूकस बनता है, ठीक है, इसको आप थिन करें। कॉशियस यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप पेशेंट को सिखाते हो तरीक़े, ये स्पायरोमीटर वगैरह भी देते हैं वो बाज़ दफ़ा चीज़ें, ठीक है। एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, एक्टिविटी आप करवाएंगे पेशेंट से, लेकिन एज टॉलरेटेड, ऐसा ना हो कि आप भगाएंगे पेशेंट को, यानी हाथ को आप थोड़ा एक्सरसाइज देते हैं, पाँव को थोड़ा एक्सरसाइज इस तरह, ताकि ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, इंटॉलरेंस ना हो। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, क्योंकि ज़्यादा कोल्ड से फिर कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है जी, ज़्यादा हीट से फिर वही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पेशेंट को, तो इसको आप अवॉइड करते हैं। पोजीशनिंग ऑफ फैसिलिटेट ब्रीथिंग, फाउलर और आर्थोपनिक पोजीशन, जिस भी पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को आप आराम है तो इसमें आप बिठा देंगे, ठीक है जी। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, कम खाना आप देंगे पेशेंट को ताकि कम एक्सरबेशन हो, ठीक है जी। एंड फ्रीक्वेंट मील्स, टाइम टू टाइम आप देंगे पेशेंट को खुराक। फ्लूइड इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट, encourage the client to drink at least 2 to 3 quarts, यानी 2 to 3 liter of water daily to thin mucus and make it easier to expectorate, आसानी के साथ ये निकले। Oxygen must be administered with caution, यानी the amount should not exceed 3 liter per minute because many people with COPD retain कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ऑक्सीजन फिर ज़्यादा देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिटेन होता है। टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कुड सप्रेस द पर्सन रेस्पिरेटरी ड्राइव, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जब आप देंगे पेशेंट को, चाहे दूसरा पेशेंट भी क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन से ये होता है कि पेशेंट फिर अपना जो ऑक्सीजन स्टिमुलस है वो लॉस करता है, लॉस द नेचुरल स्टिमुलस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि वो फिर एडिक्ट हो जाता है बाहर की सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को, ठीक है जी। तो आप जितने कम ऑक्सीजन पे पेशेंट मेंटेन करता है वहाँ से आप शुरू करते हैं। ब्रीथ एक्सरसाइज, यानी जो पर स्लिप ब्रीथिंग होता है, combined with other respiratory treatment increase the volume of air the person is able to exhale, inhale and holding the breath also improve breathing, ठीक है। जैसे practicing pulsed lip breathing especially during period of dyspnea is effective, ये pulsed lip breathing है, आप देख रहे हो इस मोहतरमा को। relax your neck and shoulder muscle, सबसे पहले रिलैक्स और शोल्डर मसल को रिलैक्स करते हैं। इसके बाद ब्रीथ इन फॉर 2 सेकंड थ्रू योर नोज कीपिंग योर माउथ क्लोज्ड, 2 सेकंड के लिए आप सांस अंदर लीजिए, फिर 4 सेकंड के लिए आप सांस बाहर छोड़ दीजिए। ये तरीका आप इसको बताते हो पेशेंट को। दिस टेक्निक फोर्सेस एयर इनटू द लंग्स, क्योंकि प्रेशर के साथ एयर को लंग में जाके पहुंचाते हैं ये टेक्निक। अवॉइड रैपिड और फोर्सफुल एक्सहेलेशन बिकॉज इट मे कॉज द टर्मिनल ब्रांक्यूल्स टू कोलैप्स, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा एक्सहेलेशन आप अवॉइड करेंगे क्योंकि इससे फिर ब्रांक्यूल्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, पट जाते हैं। एडवाइज द पर्सन टू कीप एक्टिव बट टू पेस एक्टिविटी विद रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटीज़, पेशेंट को आप बताते हो कि आप एक्टिव रहे लेकिन
उस हद तक जो आप टॉलरेट कर सके। रैशनली कि गिव द क्लाइंट सपोर्ट एंड डायरेक्शन टू एनेबल हिम और हर टू एक्सेप्ट द थेरापी एज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि पेशेंट को आप बताते हो कि अभी ये आपका बहुत लाइफ लॉन्ग चलेगा, तो इसके साथ आपने जीना सीखना है। सो टीच द क्लाइंट टू लिमिट एक्टिविटीज़ टू वट एवर द हार्ट एंड ब्रीथिंग कैपेसिटी कैन टॉलरेट। आप इसको कहते हो कि आप ज़्यादा भागना भी नहीं है, आपने चढ़ाई उतराई से भी आपने बिल्कुल परहेज़ करना है, ठीक है जी, ताकि आपका ज़्यादा एक्सेसरबेशन ना हो। नर्सिंग मैनेजमेंट ये कि असिस्ट पर डिस्प्ले आप देखेंगे, पेशेंट को मसल फटीग के बारे में पूछेंगे, डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग आप देखेंगे, वर्सनिंग सिम्टम, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर करते हो। एबीजीज का मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेज द एंजाइटी, क्योंकि पेशेंट बाज़ दफ़ा परेशान होता है, सो एंजाइटी को मैनेज करना है। अ मेजर रूल ऑफ द नर्स इज़ पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। ब्रीथिंग ट्रेनिंग आप करते हो इसको, यूज़ ऑफ पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक, वो जो चेस्ट फिजियोथेरापी वगैरह, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है जी, न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ प्रिवेंटिंग सीओपीडी, क्या है जी, स्मोकिंग सेसेशन। इस पे आपको पता है बहुत बड़े सेमिनार भी चलते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस इसका क्या होंगे, इसको शॉर्ट पढ़ते हैं। नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट में आप हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग देखते हो, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, एबीजी एनालिसिस आप करते हो, रेस्पिरेटरी रेट आप देखते हो, डेप्थ एंड करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। स्पूटम अमाउंट आप देखते हो जी, एंड टाइप, ठीक है जी, कि कितना स्पूटम निकलता है, ठीक है जी, टाइप के स्पूटम का, ब्लड आ रहा है कि नहीं, वाइट स्पूटम है, येलो स्पूटम है, एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, आप इसको देखते हो। फिर आप नर्सिंग डायग्नोज बनाते हो, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिस्पनिया, म्यूकस प्लग एंड डिक्रीज वेंटिलेशन। गोल आपका क्या होता है कि क्लाइंट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन इसके लिए होता है कि एलिवेट हेड ऑफ बेड, असिस्ट पेशेंट टू एज्यूम पोजीशन टू ईज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, इज सिंपल बात है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं है। एनकरेज डीप स्लो और पर्स्ट लिप ब्रीथिंग एज इंडिविजुअली टॉलरेटेड, एडमिनिस्टर लो फ्लो ऑक्सीजन लीड थेरापी 1 to 2 लीटर पर मिनट एज नीडेड थ्रू नेजल प्रॉन्ग्स, एडमिनिस्टर ब्रांकियोडायलेटर अगर डॉक्टर ने लिखा है तो, रेगुलरली मॉनिटर द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न एंड पल्स ऑक्सीमेट्री एंड एबीजी रिजल्ट, इसको बार बार आप लोगों ने मॉनिटर करना है एज अ नर्स। दूसरे डायग्नोज भी आप बना सकते हो, इसके लिए ये गोल्स भी है, ठीक है जी, जितने भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस पे बन सकते हैं कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है रिलेटेड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ब्रांकियोडायलेटर भी देते हैं, ठीक है जी, चेस्ट फिजियोथेरापी भी करते हैं, जैसे एसिटाइलसिस्टीन वगैरह ब्रांकियोडायलेटर वो भी देते हैं हम, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरापी बाज़ दफ़ा अगर ज़्यादा है तो सक्शनिंग की तरफ भी हम जाते हैं जी। सो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पर ख़त्म होता है जी।